क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर राष्ट्र निर्माण की ठीक है, ये हमारा लेसन फर्स्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जहां आपका पहला टॉपिक है कि भारत के सामने, तो पहला ही टॉपिक है भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी। तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था, भारत के सामने सबसे पहले लोकतंत्र की समस्या थी, दूसरी एकता स्थापित करना, और तीसरा यहाँ पे चुनौती थी आर्थिक सुधार। ठीक है, भारत के सामने ये तीनों चुनौतियां थी जहां पर भारत जो है अपना विकास करना चाहता था। एक मिनट। तो भारत जो है 1947 को 14 और 15 के मध्य रात्रि को आजाद हुआ था। मध्य रात्रि में आजाद हुआ। तो जब भारत जो है 1947 में जब आजाद हुआ था, तब भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि उस वक्त ना जब भारत को आजादी मिली थी, तो क्योंकि जो भारत था ना वो 200 वर्षों से ज्यादा गुलामी का शिकार रहा था। तो 200 वर्षों से ज्यादा जब वो गुलामी का शिकार रहा, तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उन्होंने बहुत ज्यादा खराब कर दी ब्रिटिश के द्वारा।
ब्रिटिश के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया गया। यहाँ पर धर्म के नाम पे मतभेद खड़े कर दिए गए। आर्थिक रूप से कमजोर भारत को करके तब तब इन्होंने भारत को आजाद कर दिया था 14-15 की मध्य रात्रि और 1947 में। और जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को आजादी मिल गई, तो उसी समय भारत को एक और चीज मिला, वो था विभाजन। भारत को आजादी के साथ मिला विभाजन। भारत के दो टुकड़े हो गए। पहला वो हिस्सा, तो भारत का विभाजन हुआ और भारत जो है अब दो पार्ट में बन गया। पहला पहला पार्ट कहलाया हिंदुस्तान और दूसरा पार्ट कहलाया पाकिस्तान। ठीक है, और इस तरीके से भारत जो था दो पार्ट में बट चुका था। तो विभाजन भी हो गया, हम आजाद भी हो गए। तो ऐसे में हमारे सामने तीन चुनौतियां बताई मैंने। पहला लोकतंत्र बताया, तो लोकतंत्र को स्थापित करना, क्योंकि हमारे भारत के जो नेता थे, जो हमारे भारत पे जिन्होंने हमारे भारत आजाद नींव रखी, उन्होंने ये सोच के रखा था कि भारत जब भी आजाद होगा तो हम अपने भारत के अंदर लोकतंत्र समाज लाएंगे। लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो क्या होगा, लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि भारत जो है वो काफी लंबे समय से राजाओं का, हमने राजतंत्र देखा है भारत के अंदर। शासन प्रक्रिया जो है वो राजाओं के अनुसार चलती थी। उसके बाद हमने गुलामी झेली ब्रिटिश की, या और इससे कह लें तो इससे पहले हमने झेली थी मुगल साम्राज्य की। तो भारत ने ये देख लिया था कि जो अगर शासन प्रणाली किसी एक दल की होती है तो वो कभी भी बेहतर नहीं होती है। इसमें हमेशा जनता का, इस तंत्र का मतलब है यहाँ पे शासन। अगर किसी भी देश में कैसी शासन प्रणाली हो, तो हमेशा लोकतंत्र को ही बेहतर माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं इसलिए। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट था हमारा एकता एवं अखंडता की चुनौती। पहला लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी और दूसरी थी एकता एवं अखंडता की चुनौती। यानी कि जो भारत है, भारत एक विविधता वाला देश है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जिस देश में बहुत सारी संस्कृति रहती है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, उस समाज को विविधता पूर्ण समाज कहा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है, यहाँ पे कोई एक बोली नहीं बोलता है, यहाँ पे बहुत सारी बोली बोली जाती है। जैसे कि पंजाबी बोली हो गई, हरियाणा, ठीक है, यूपी साइड की जो होती है वैसी भाषा हो गई, पहाड़ी हो गई। फिर अगर हम धर्म की बात करें, तो भारत में कोई एक धर्म नहीं है। यहाँ पे ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं।
यहाँ पे बहुत सारी जाति रहती है, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। ठीक है। तो भारत में ना कोई एक भाषा, कोई एक संस्कृति नहीं रहती। भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए भारत के अंदर एकता और उसकी अखंडता को बचा के रखना भी सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अगर हमारे ही देश में भाषा के आधार पर अगर लोग झगड़ा करने लगेंगे या धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें, मतलब अगर करने लगे, तो ऐसा क्या होगा, भारत बिखर जाएगा। इसलिए भारत के अंदर धर्म के नाम पर या फिर भाषा के आधार पर लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए हमारे देश में एकता को स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और सेकेंडली मुद्दा ये था कि 1947 के टाइम पे भारत आज़ादी हुआ था, और आज़ादी के समय हमें हमें भारत के अंदर दंगे देखने को मिले थे, तो जिसके वजह से जो अल्पसंख्यक भारत के अंदर थे, उनके बीच में उनकी सुरक्षा करना ये भारत की जिम्मेदारी बन गई थी। और भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम दो दो धर्म के लोग रहते थे, इसलिए इनके बीच में एकता स्थापित करना काफी जरूरी उस समय हो गया था। ठीक है, तो दूसरी समस्या थी एकता एवं अखंडता, यानी भारत की एकता बना के रखना, भारत को टूटने नहीं देना, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त। तीसरा, आर्थिक। आर्थिक चुनौतियां, तो भारत चाहता था कि जो विकास का मॉडल अगर भारत अपनाए, विकास मॉडल यानी कि यहाँ समझा देते हैं। अगर भारत को जब ब्रिटिश ने आजाद किया, तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से खराब कर दी थी। क्योंकि हमारी जो खेती व्यवस्था थी वो इन्होंने खराब कर दी थी। बहुत सारी जो जमीनें थी उन्हें बंजर बना दिया था। उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि श्रमिकों से काम। मम्मी, प्रीति का फोन आ रहा है। प्रीति का, ये काम नहीं है। नील, हाँ, तो नील की खेती कराकर हमारी जो जमीन थी उसकी जो व्यवस्था थी उसको खराब कर दिया। काफी जमीन हमारी बंजर बना दी। हमारे उद्योगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति कंगाल करके छोड़ा था। इसलिए भारत जो था अपना विकास करना चाहता था, और विकास के लिए एक ऐसा मॉडल अपनाना चाहता था ताकि भारत का विकास जो है वो समानता पूर्व हो सके, यानी कि जो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग जो है
ठीक है, मतलब समाज का कल्याण हो और किसी एक वर्ग को ज्यादा इसमें प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मॉडल होना चाहिए था, समानता के आधार पर रखना था। जैसे कि अगर हम बात करें शॉक थेरेपी की, जो शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो सोवियत संघ था उसने ऐसा मॉडल अपना लिया था जहां पर वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उस सोवियत का विकास हो, बट इस मॉडल ने सोवियत की अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया था। तो भारत ने ये चीज भी देखी थी। तो इसलिए भारत ना एक ऐस क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था कि किसी एक को बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट दे दिया गया था। तो और हम अगर चीन की बात करें तो एक मिनट यार, अगर हम यहाँ पे चीन की बात करें तो चीन ने क्या किया था, इसने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी। इसने ना धीरे धीरे करके अपने देश में सुधार लेकर आया था, इसलिए ये आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है, ठीक है, दूसरी बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है। तो इसलिए जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत भी एक ऐसी आर्थिक सुधार के लिए कोई मॉडल चाहता था जिससे क्या हो सके उसका विकास, मॉडल जिससे उसका विकास हो, बट किसी का मतलब किसी एक वर्ग को नुकसान ना पहुंचे, समाज में हमेशा समानता बनी रहे, ठीक है। इस तरीके से वो समाज में अपनी आर्थिक व्यवस्था लेकर आना चाहता था। और भारत का जो मॉडल था, आर्थिक मॉडल, वो मिश्रित मॉडल था। भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए जो मॉडल अपनाया था वो मॉडल था मिश्रित, मिश्रित मॉडल था, जिसके अंदर पूंजीवादी भी था और समाजवाद भी था, ठीक है। हमारा मॉडल जो आधारित है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पर आधारित है, इसलिए इसे मिश्रित मॉडल कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत का विभाजन। तो भारत का जो विभाजन है उसके बारे में कर लेते हैं बात। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा द्विराज सिद्धांत, ठीक है। द्विराज सिद्धांत क्या है या इसकी मांग किसने करी थी, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई थी, ठीक है। इसको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये है अली जिन्ना, जिन्होंने द्विराज सिद्धांत की मांग करी थी। जो भारत, जो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। इनका मानना था कि भारत के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर उनके धर्म की कोई मतलब उनका कोई यहाँ पर मान सम्मान नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे, जिसको क्या कहा गया, द्विराज सिद्धांत कहा गया। यानी कि एक राष्ट्र के एक राष्ट्र के दो हिस्से हो जाने, उसी को द्विराज सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए भारत जो है वो दो कौमों में बट गया था, दो अलग अलग राष्ट्रों में बट गया था, उसी को द्विराज सिद्धांत कहा गया। जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, ये हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वो जगह बना हिंदुस्तान। और जहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहते थे वो जगह बना
पाकिस्तान। भारत का विभाजन, ठीक है, तो भारत का विभाजन याद रखना कि भारत का जो विभाजन है वो धार्मिक धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था। धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था। कि जिस तरफ मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम, वो बना पाकिस्तान, और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वो बना हिंदुस्तान। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया है? द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया, कि एक कौम के दो टुकड़े हो जाने, दो अलग अलग राष्ट्र में बट जाना। और इसकी मांग करने वाले जो थे, इस दो अलग अलग राष्ट्र की मांग करने वाले जो थे वो थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसकी मांग करी थी, और उसमें उसका नाम याद रखना, अली जिन्ना। तो भारत का विभाजन कर जो है वो अली जिन्ना की मांग पर ही हुआ था। तो अब पाकिस्तान बनेगा कैसे? अब ये तो डिसाइड हो गया कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी वो बनेगा पाकिस्तान, और जहाँ हिंदुओं की संख्या होगी वो बनेगा हिंदुस्तान। तो इस आधार पर डिसाइड हुआ कि दो ऐसे मुल्क थे भारत के अंदर, दो ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते थे। वो दो जगह थे, पश्चिमी भारत का पश्चिमी पार्ट, और दूसरा क्या था? पूर्वी पार्ट। ठीक है, तो भारत का पश्चिमी और भारत का पूर्वी पार्ट बनाकर, जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा रहती थी, पश्चिमी और पूर्वी को मिलाकर क्या बना? पाकिस्तान बना था। ये याद रखना कि पश्चिमी और पूर्वी को मिलाकर पाकिस्तान बना था। हर व्यक्ति, हर, हर मुसलमान बंटवारा नहीं चाहता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मुसलमान चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जो नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा हो, और वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के अंदर जाएं। ठीक है, क्योंकि वो उनका जन्म ही एक हिंदुस्तान में हुआ था, वो इस मिट्टी में रहे थे, उनकी फैमिली, उनकी पीढ़ी इस समाज में रही थी। तो वो उस चीज को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जगह से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए इसमें जो बहुत सारे मुसलमान हैं जो भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, उनमें उनका नाम है, नाम मैं लिख देती हूँ, सीमांत गांधी। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बट इनका नाम था अब्दुल गफर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफर खान का नाम था, और मैं इनको नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। तो याद रखना कि हर मुस्लिम जो है वो नहीं जाने चाहता था पाकिस्तान, और हर मुसलमान द्विराष्ट्र सिद्धांत का सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जिसमें से सीमांत गांधी कौन है ये क्वेश्चन आता है, तो आप लिखोगे सीमांत गांधी जो थे, इनका नाम था खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, अब्दुल गफर, ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये इनका नाम था, और इनको किसके नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से
जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो भाई ये जो थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। ये ये जो द्विराष्ट्र बना है ना, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। ये पाकिस्तान नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो याद रखना इसको भी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो ये तो डिसीजन हो गया कि भारत का विभाजन होगा। ठीक है, ये तो डिसीजन हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा, क्योंकि जो कांग्रेस थी ना वो इसके विरुद्ध में थी। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो हमारी जो सरकार थी, जो कांग्रेस थी, सरकार कह रही हूँ सॉरी, मतलब जिन्होंने हमें आजाद कराया था, जो कांग्रेस के नेता थे, वो लोग ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध में थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। बट अली जिन्ना जिस तरीके से समाज में उनकी मांग थी, तो फिर उस वजह से भारत का बंटवारा करना पड़ा। और पश्चिमी प्लस पूर्वी हिस्सा मिलकर क्या बना आपका? पाकिस्तान बना, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते थे। उसके बाद बंटवारा होना था। अब जहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बंटवारा था वो किसके आधार पर होना था? धार्मिक बहुसंख्य, क्योंकि तो भारत का विभाजन कह लो या बंटवारा, ठीक है, भारत का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक इस आधार पर होना था। तो क्या हुआ कि जो पंजाब और बंगाल का हिस्सा था, पंजाब पंजाब और बंगाल, ठीक है, ये वाला हिस्सा जब विभाजन के टाइम पे आया, जब बंटवारे का टाइम आया इन दोनों का, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना भारत में। पंजाब व बंगाल विभाजन त्रासदी का कारण बना। ठीक है, त्रासदी का मतलब है तबाही, और बहुत ज्यादा दंगे हो गए, लड़ाई झगड़ा युद्ध, इस तरीके से। युद्ध नहीं, सॉरी, हाँ मतलब दंगा कह लो इसे। क्योंकि पंजाब और बंगाल एक ऐसा जगह था जहाँ पे गैर मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गैर मुस्लिम यानी कि जो मुसलमान नहीं है, वो दो लोग जो थे वो इस जगह पे ज्यादा थे।
दो मिनट ले जावे में पानी पानी की करो ये तो पानी ना को ऐसी है ना ठीक है। तो पंजाब व बंगाल भारत के विभाजन का त्रासदी का कारण बना था, क्योंकि यहाँ पे जो थे, यहाँ पे गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी जो बंटवारा था वो धार्मिक के ही आधार पर होना था। ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने ना अफवाह उड़ा दी थी कि जो अबे यार ये क्या हो गया, यार कहाँ गया। तो यहाँ पे ना किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि जो अल्पसंख्यक हैं, तो जो ये अल्पसंख्यक हैं इनके ऊपर क्या हो रहा है, इनके ऊपर हमला हो रहा है। और ये क्या था, ये किसी ने अफवाह उड़ा दी थी और ये बात आग की तरह फैली। जब तक हमारी सरकार कुछ कर पाती तब तक इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, और जिसका अंजाम ये हुआ था कि लोग मजबूर हो गए थे अपने घर को छोड़ के जाने के लिए। तो ये कुछ फिगर्स हैं और सॉरी कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हो कि जो लोग थे वो किस तरीके से मजबूर थे। ये देखो इस तरीके से मजबूर हो गए थे अपने देश को छोड़कर भागने के लिए, क्योंकि दंगों की वजह से बहुत सारे फैमिलीज ने अपनी बहू बेटियों को मार दिया, और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जो थे वो उनके इस दंगे में उनकी जान चली गई। वो और जब तक सरकार इस पे काबू कर पाती तब तक बहुत कुछ घट चुका था इसके अंदर, जिसकी वजह से एक कुछ और फोटोज में दिखा रही हूँ। ठीक है। ये फोटोज हैं कि जो लोग मजबूर हो गए थे भारत छोड़ने के लिए, मतलब भारत छोड़ने के लिए भी, और जो मतलब बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था लोग मजबूर हो गए थे, मतलब जो हिंदुस्तान जाना चाहते थे वो हिंदुस्तान, और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे पाकिस्तान। ठीक है, वो मजबूर हो गए थे, उनको यहाँ से भगाया जा रहा था। और जिसके अंदर ये याद रखना बहुत सारे लोगों की जान गई थी, कम से कम 80 के तो आसपास गई थी, 80,000। तो जो ये जो तो ये जो पूर्व पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान में जो पंजाबी थे ना, पंजाबी थे, वो मजबूर हो गए थे पूर्वी पंजाब में जाने के लिए। सीधी सी बात है, इतनी सी बात समझ लो कि जिसकी पीढ़ी जिस धरती पर जम रही है उस धरती से उनको क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया था। ठीक है। कहीं ना कहीं ये तो एक राजनीतिक ही चीज रही है, राजनीतिक वजह रही है जो लोगों को ये चीज देखनी पड़ी। ठीक। और जो भारत कभी इनका हुआ करता था, जिस जमीन पर इनके दादा परदादा रहे वो जमीन से उनको निकाला जा रहा था। जो पुलिस कल तक इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती थी, जो पुलिस कल तक इनकी हुआ करती थी, वो पुलिस जो थी आज इनको मार रही थी, डंडे मार रही थी। तो
इस तरीके से इनकी स्थिति हो चुकी थी यहाँ पर। अपने बचाव के लिए ये लोग पूर्वी पंजाब आने को मजबूर हो गए। और इसकी कुछ फोटोज होंगी। ये कुछ हिस्सा है जो लोग मजबूर होके ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, ठीक है, मतलब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मैं नहीं रखा उसको यार। ये हिस्सा, ये हालत थी विभाजन के समय। नहीं है मेरे पास। अरे नहीं है। फोन हैंग कर। तो आज के लिए सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द्विरा सिद्धांत किसे कहते हैं? भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी? ठीक है, सीमांत गांधी कौन थे? 3 क्वेश्चन कर लेना। अब विभाजन की प्रक्रिया कैसी थी? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं 4, कर लेना इसको। और मैं नोट्स जो है वो दे दूंगी आपको, ठीक है।